ये लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे कि एक सब्सटेंसेस हो सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये आपने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा 11th में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लेके आए हैं सॉलिड को, तो उसका कैसा बिहेवियर है उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक फिजिकल बैलेंस लिया, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में गए होगे, आपने देखा होगा वहाँ पे फिजिकल बैलेंस इस तरीके से रखा रहता है, और एक तरफ मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड में आपने कुछ पार्टिकल्स रख दिए, कोई सॉलिड के मान लीजिए Fe के आपने पार्टिकल्स कुछ रख दिए, एंड राइट साइड में हमने मान लीजिए कुछ वेट रख दिया, मान लीजिए 5 ग्राम का हमने एक वेट रख दिया यहाँ पर। तो ये फिजिकल बैलेंस में हमने इसको रख दिया। अब हम इस आयरन की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक हॉर्स शू मैग्नेट लेके आए हैं जहाँ पे आयरन रखा हुआ है, इसके कॉन्टेक्ट में इसको रखें, सो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है फिजिकल बैलेंस का, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है। तो आप इसको देखेंगे कि अगर हम मैग्नेट के कांटेक्ट में लेके आते हैं इसको, तो ये हमने मैग्नेट ली हुई है, तो ये जो फिजिकल बैलेंस है ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा इसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, और राइट साइड से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सब्सटेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन है। ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो substances which are weakly attracted by magnetic field are called paramagnetic substances. राइट, आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन इसकी। इसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना इसमें जरूरी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया टाइटेनियम ऑक्साइड का, तो टाइटेनियम इसमें जो होगा +2 स्टेट में होगा, जबकि कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है 4s2 3d2। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर गए, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी भी, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ऐसे और भी ले सकते हैं, जैसे वेनेडियम ऑक्साइड ले लिया VO2, इसमें वेनेडियम +4 में है, जबकि वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 23 होता है एटॉमिक नंबर, तो 3d3। तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, D1 तो रह जाएगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो सिंपल आपको कॉन्फ़िगरेशन से ये देख लेना है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे CuO है तो कॉपर +2 में D9 में रहता है, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। ऐसे ही हम सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड कौन से हो जाएंगे डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो स्लाइटली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे कोई भी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने PiO2 ले लिया, अब टाइटेनियम +4 में है इसमें, इसका मतलब D0 होगा। तो अगर मैं इसको फिजिकल बैलेंस में रखूँगा, मान लीजिए मैग्नेट है, लास्ट जैसे एग्जांपल बताया आपको, जिंक ले लीजिए या टाइटेनियम ऑक्साइड ले लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने 5 ग्राम लिया हुआ है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इस बार क्या होगा, राइट साइड वाला बेंट हो जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्यों चला गया,
क्योंकि इस बार ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है, इस बार ये रिपल्शन आ रहा है इसमें। तो डाई मैग्नेटिक के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या तो D0 हो या D10 हो। तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, मतलब फुल फील्ड हो या तो कम्प्लीटली वैकेंट हो, जैसे NaCl भी इसी में आ सकता है क्योंकि इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो ये भी डाई मैग्नेटिक में आएगा, राइट। ये नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक हो गया, डाई मैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक को आप पैरामैग्नेटिक ही बोल सकते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। जैसे आपने छोटे में अगर कभी एक एक्सपेरिमेंट किया हो जिसमें हम आयरन को मैग्नेट के कांटेक्ट में रखते हैं बहुत दिन तक, तो अगर आप आयरन को बहुत दिनों तक मैग्नेट के कांटेक्ट में रखेंगे तो आप देखेंगे कि उस आयरन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो एक मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करने लगता है, राइट। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जब तक मैग्नेट के कांटेक्ट में है तब तक वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बस यही डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिक में एंड पैरामैग्नेटिक में। तो वो भी अट्रैक्ट होता है, ये भी अट्रैक्ट होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करते हैं जबकि उनका वीक अट्रैक्शन होता है। एक मेजर डिफरेंस क्या है कि इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो परमानेंट होती है, तो अगर आप मैग्नेट को हटा भी दें तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है, कौन है वो, फेरोमैग्नेटिक। जबकि पैरामैग्नेटिक जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने हटा दी तो। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्रिएट देयर ओन डोमेन, तो इनकी अपनी खुद की एक डोमेन बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। जबकि पैरामैग्नेटिक जो होता है वो अपनी डोमेन नहीं बनाता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। तो इसमें भी नेसेसरी कंडीशन तो वही है कि इसमें भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं आयरन से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए Fe हो गया, या फिर CrO2 ले सकते हैं, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, राइट। तो ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो फेरो में और उसमें मैंने क्या डिफरेंस बताया, पैरा में दोनों मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, बट फेरो मैग्नेटिक फील्ड हटा देने पर भी अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता, जबकि पैरा लूज कर देता है। इनकी अपनी खुद की डोमेन होती है, उनकी नहीं होती है। डोमेन का मतलब देखिए होता ये है कि इसको मैं एक दूसरे तरीके से बाद में समझाऊंगा, जब भी मैं सारे कवर कर लेता हूँ। 2 मिनट वेट करिए। इसके बाद आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, कि इसमें फेरो लगा है, विच मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट। फेरोमैग्नेटिक में लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है हमें, बट एक्चुअल में मिलता कितना है, 0। So when we are expecting a large big magnetic moment but we are getting 0 magnetic moment, that substance will be anti-ferromagnetic. but ऐसा पॉसिबल कैसे है कि होना तो बहुत ज़्यादा चाहिए बट मिल 0 रहा है। तो इसमें होगा ये कि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन के रहेंगे इक्वल नंबर में। जैसे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब एक ही स्पिन के होते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है, राइट। जबकि एंटी फेरो में क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जरूर, बहुत सारे होंगे। जैसे मान लीजिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें, बट उतने ही नंबर में ऑपोजिट स्पिन के भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे ये तो डाईमैग्नेटिक में भी होता है, तो डाईमैग्नेटिक में ये नहीं होता है। डाईमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही नहीं होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं। तो अगर मैं डाईमैग्नेटिक लिखता तो ऐसे ऑर्बिटल लिखता मैं पेयर्ड करके। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट
ये सब अलाइन हो जाते हैं किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर 6 क्लॉकवाइज वाले हैं तो 6 एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं, इस वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 मिलेगा। इसके एग्जांपल याद रखिएगा, एंटी फेरो के एग्जांपल पूछ लेता है आपसे, तो ये मैंगनीज का कोई भी ऑक्साइड आपको दिखे तो वो इसमें आएगा, जैसे MnO हो गया, MnO2 हो गया, Mn2O3 हो गया, तो मैंगनीज के ऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिक में आते हैं। लास्ट बचता है फेरी मैग्नेटिक। अगेन इन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस वी एक्सपेक्ट अ बिग लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट, बट वी गेट अ वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट। मिलता तो है बट बहुत कम मिलता है। अगेन हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा, कैंसिलेशन, कैंसिल हो जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो मिल कैसे रहा है, तो अनइक्वल नंबर में होंगे। जैसे ऊपर वाले ही एग्जांपल में, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे। अब मान लीजिए मेरे पास इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन वाले कितने हैं, कितने हो गए, 2 4 6 7, और दूसरे डायरेक्शन वाले मेरे पास हैं 5। तो कैंसिल तो हो रहे हैं बट एक दो फिर भी रह जा रहे हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत सारे होते हैं बट उसमें स्टिल एक दो ऐसे रहते हैं जिनका कैंसिलेशन नहीं होता, कैंसिल पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। Those substances which gives very small magnetic moment, while we expect a huge or large magnetic moment, but their magnetic moment are cancelled due to uneven number of electrons which are aligned in opposite direction, right? So बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अलाइन हो जा रहे हैं ऑपोजिट में, बट स्टिल एक दो ऐसे हैं जो एक स्पिन के ज़्यादा हैं। अब इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है फेरी के कौन से एग्जाम्पल हैं। तो आयरन के ऑक्साइड अगर दिखे तो समझ जाना वो फेरी का कैटेगरी में आएगा, जैसे Fe3O4, जैसे Mg Fe2O4, जैसे Zn Fe2O4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों को मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो वो जो डोमेन का क्या मतलब था वो भी आप समझ लीजिए, जो मैं डोमेन की बात कर रहा था। ओके, सो सबसे पहले हम लेते हैं कौन से, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उनका स्पिन एक जैसा हो जाता है, बट जब मैग्नेटिक फील्ड आप हटाएंगे, जैसे मान लीजिए उसके पास स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है बट 2 इसमें अपोजिट स्पिन वाले हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा, मैग्नेटिक फील्ड रखने पर पांचों एक स्पिन में आ गए। आपने मैग्नेटिक फील्ड हटाई, फिर से ये ऐसे बन गए वापस। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक में सब एक ही स्पिन में रहेंगे और आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो तब भी उनका अलाइनमेंट कैंसिल नहीं होता है फेरोमैग्नेटिक में। तो अगर आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो ये फेरोमैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, लेस नंबर मिलेंगे आपको अनपेयर्ड के, पैरामैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक में मैंने आपको क्या बताया था, डाईमैग्नेटिक में स्टार्टिंग में ही सब पेयर्ड होते हैं तो रिपल्शन मिलता है। इसके अलावा एंटीफेरो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बट इक्वल नंबर अपोजिट वाले भी होंगे। अगर 5 ऐसे हैं तो 5 अपोजिट भी होंगे। और एक लास्ट कौन सा बचा आपका, फेरी। तो फेरी में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें
भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑपोजिट वाले भी होंगे, बट इक्वल नंबर में नहीं होंगे। जैसे 1 2 रह गए तो वो फेरी हो गए। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन सब में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक और है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ सोचा है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो आपसे शेयर करूँगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। उसको आप देख लीजिएगा, इस लेक्चर के बाद में मैं वो कल अपलोड करूँगा।